सो आज के इस लेक्चर में गेट फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिकल मैकेनिक्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं 2022 और 23 के क्वेश्चन पेपर में, उनके सॉल्यूशन हम करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर CSR नेट, गेट, जेस्ट और टिफर जैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अपलोड होते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं 2023 के क्वेश्चंस के साथ। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है सिमेट्रिक टॉप पर बेस्ड। अब सिमेट्रिक टॉप पर आपको दो चीजें जो है वो याद रखनी है। ये सिमेट्रिक टॉप में जो हम सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल से स्टडी करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर, जब आप स्टडी करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, तो ये वहां पर भी आएगा। और अभी ये क्लासिकल मैकेनिक्स में है। तो सिमेट्रिक टॉप, इसमें क्या होता है कि दो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होंगे और थर्ड वन डिफरेंट होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। और यहां पर हमारे पास जो सिमेट्रिक टॉप है, इस केस में ऐसे प्रिसिशन हो रहा है, मान लीजिए जेड एक्सिस के अबाउट, ठीक है। ये प्रिसिशन किसी एंगल पर भी हो सकता है इस प्रकार से। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देखेंगे आई जेड, यानी जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट, तो वो डिफरेंट होगा हमारा। जबकि एक्स और वाई के अबाउट जब आप आई एक्स और आई वाई, या फिर आप इसे I1 और I2 नाम दे दीजिए, वो ज्यादा इजी होगा। तो I1 I2 इक्वल है प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट I3 इज नॉट इक्वल टू दैट। तो इन्हें आप कुछ I अज्यूम कर सकते हैं, लेट अस कॉल इट एज I, ठीक है। सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स, तो वो भी आपने स्टडी किए होंगे। तो ये हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है CH3F, मिथाइल फ्लोराइड, ये इसका एग्जांपल है। सो कार्बन एंड दीज 3 हाइड्रोजन एंड दिस वन इज फ्लोरीन। तो ये है हमारे पास सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। इसमें क्या होगा कि जैसे ये वाली जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट जब रोटेशन होगा तो ये तीनों हाइड्रोजन एटम्स जो है वो हमारे पास रोटेट कर रहे होंगे। और ये जो F है वो उसके अबाउट, मतलब इस वाली सिमेट्री के अबाउट, इस वाली एक्सिस के अबाउट ये तीनों हाइड्रोजन इस प्रकार से रोटेशन करेंगे। बाकी जो दो एक्सिस हैं उनमें ये फ्लोरीन, एक फ्लोरीन ये जो हमारे पास है, और 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ये रोटेशन देंगे, ठीक है। तो जो बाकी दो एक्सिस है, क्योंकि उसमें 2 हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन रोटेशन दे रहा है, तो उनके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज सेम, और ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो डिफरेंट होगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं, और ये कंडीशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें दो बातें कौन कौन सी याद रखनी है। एक तो आपको याद रखना पड़ेगा यहां से कि हैमिल्टोनियन, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हैमिल्टोनियन इज डिफाइंड एज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं 0 अज्यूम कर लूं, यानी कि कोई किसी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा इस सिमेट्रिक मॉलिक्यूल पर, फ्रीली वो रोटेट कर रहा है, इन दैट केस पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। और काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसमें एंगुलर वेलोसिटी के भी 3 कंपोनेंट्स होंगे, ω1, ω2, ω3, तो हम लोग उसके टर्म्स में अगर लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हाफ इंटू में I1 ω1 स्क्वायर प्लस I2 ω2 स्क्वायर प्लस I3 ω3 स्क्वायर, ठीक है। जहां पर हमारे पास जो L वेक्टर डिफाइन होता है हम जानते हैं, दिस इज L1, ठीक है, दिस इज L1 x कैप प्लस में L2 y कैप एंड प्लस L3 z कैप। इसे आप ऐसा लिख सकते हैं, I1 ω1 x कैप प्लस I2 ω2 y कैप एंड प्लस I3 ω3 z कैप। तो ये हमारे पास होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स में जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, L² / 2I। तो ये आपने क्लास 11th में भी स्टडी किया होगा। ये हमारे पास होता है L² / 2I। इस फॉर्मेट में अगर इसको लिखना चाहेंगे तो हैमिल्टोनियन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू हाफ, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये आपका CSR नेट में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। सो हाफ एंड देन वी हैव L1² अपॉन में I1, ठीक है, एंड प्लस में L2² अपॉन में I2 एंड प्लस L3² अपॉन में I3। तो ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। अब हमें ये पता है कि I1 और I2 जो है वो इक्वल है, लेट अस कॉल इट एज I। तो हमारे पास हो जाएगा हाफ इंटू I, और यहां होगा L1² प्लस में L2² एंड देन प्लस में हो जाएगा L3² अपॉन में 2I3। अब देखो, अगर मैं दोनों तरफ यहां पर स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास यहां से आ जाएगा कि L² का वैल्यू इज इक्वल टू L1² प्लस L2² प्लस L3²
सो L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, L स्क्वायर माइनस L3 स्क्वायर। से पुट करते हैं तो मेरे पास आएगा 1/2i एंड देन L स्क्वायर माइनस L3 स्क्वायर एंड प्लस L3 स्क्वायर अपॉन में 2i3। अब इस हैमिल्टोनियन का जो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू 1/2i एंड L ऑफ L प्लस 1 माइनस ml एंड h कट स्क्वायर प्लस में ml स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2i3। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है, ठीक है। दैट इज डिफरेंट एनर्जी आइगन वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू दिस सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। ओके, नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट दैट इज आइलर्स इक्वेशंस। सो आइलर्स इक्वेशन क्या करता है, रिलेट करता है। अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क इसके ऊपर एक्ट करेगा, लेट अस कॉल इट एज n इज द एक्सटर्नल टॉर्क विच इज एक्टिंग। सो दिस वैल्यू इज एक्चुअली L डॉट। हमें पता है कि इसका वैल्यू होता है dl बाई dt, टो इज इक्वल टू dl बाई dt या फिर n इज इक्वल टू dl बाई dt, ठीक है। ये आपने जरूर स्टडी किया होगा, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो इसी रिलेशन से मैंने ऐसा लिखा है। अब आइलर्स इक्वेशन क्या करता है कि जो टॉर्क एक्ट होगा इस सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल पर, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z एक्सिस के अलोंग जो टॉर्क होगा, उस टॉर्क की वैल्यू को वो रिलेट करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या रिलेशन हमारे पास आता है, तो वो रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। दोज रिलेशंस आर इंपॉर्टेंट। nx यानी x एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क होगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1 डॉट, ठीक है, बिकॉज L इज इक्वल टू I ओमेगा होता है और ये dl बाई dt है, ठीक है, माइनस में I2 माइनस I3 एंड ओमेगा 2 ओमेगा 3, ठीक है, ये आपके पास होगा। नेक्स्ट है ny, द वैल्यू इज I2 ओमेगा 2 डॉट माइनस में I3 माइनस I1 एंड दिस इज ओमेगा 3 ओमेगा 1 एंड द लास्ट वन इज nz, द वैल्यू इज I3 ओमेगा 3 डॉट एंड माइनस में यहां से हो जाएगा I1 माइनस I2 एंड ओमेगा 1 ओमेगा 2। ये आपकी है आइलर्स इक्वेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन भी आपका बनता आया है, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, बिकॉज यहां पर आपको क्या दे रखा है, I1 I2 की वैल्यूज दे रखी है इक्वल, दैट इज 2 अल्फा बाई 3, I3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी गिवन है, आल्सो हमें ओमेगा 3 की वैल्यूज भी गिवन है। अब ये कहता है कि एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर जो ओमेगा 1 है, ओमेगा 1 वो कितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ प्रेसेस करेगा अबाउट द z एक्सिस, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए फिर आपको इन आइलर्स इक्वेशन का यूज करना होगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे यहां पे, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आप अगर स्टडी करेंगे तो यहां दे रखा है मेरे को कि देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर कोई किसी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क नहीं एक्ट कर रहा। तो ऐसे केस में लेफ्ट हैंड साइड आपके तीनों कितने हो जाएंगे, 0, ये 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं नाउ दिस आइलर्स इक्वेशन रिड्यूसेस टू 0 इज इक्वल टू I1 I के इक्वल है, तो यहां लिखेंगे I ओमेगा 1 डॉट माइनस में ये हमारे पास I2 भी I के इक्वल है, माइनस I3 ओमेगा 2 ओमेगा 3, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 0 इज इक्वल टू I ओमेगा 2 डॉट माइनस में I3 माइनस I ओमेगा 3 ओमेगा 1 एंड द लास्ट वन इज 0 इज इक्वल टू I3 ओमेगा 3 डॉट माइनस में I माइनस I एंड ओमेगा 1 ओमेगा 2। तो बेसिकली तो 0 बन गया ये वाली टर्म, तो इसको हम यहां से हटा देते हैं। और I3 ओमेगा 3 डॉट अगर 0 है तो इसका मीनिंग ये है कि ओमेगा 3 कांस्टेंट है एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज गिवन टू यू 1/8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जो ओमेगा 1 वेक्टर है ये कितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ प्रेसेस करेगा अबाउट द z एक्सिस, ये कैसे निकाल सकते हैं आप, तो यहां पर हम कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस का यूज। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो ओमेगा 1 डॉट इज इक्वल टू I माइनस I3 अपॉन में I एंड ओमेगा 2 ओमेगा 3, ठीक है। और यहां से आपके पास आएगा ओमेगा 2 डॉट इज इक्वल टू, ठीक है, यहां से आ जाएगा I माइनस I3, ठीक है, यहां से हमारे पास है ये सॉरी I3 माइनस I, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय I एंड देन ओमेगा 3 ओमेगा 1, क्लियर है, ये आपके पास आ रहा है। इन दो इक्वेशन से आप ऐसा लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यहां पर हम जो है अज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज कॉमन है इसके अंदर, देखो ये चीज जो है ना, ये थिंग इसके अंदर कॉमन है। तो हम एक काम करते हैं कि यहां से I3
माइनस आई। अब ये देख लो आपको आई की वैल्यू ज्यादा दे रखी है कि i3 का वैल्यू ज्यादा दे रखा है, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो अब यहां पर देखो जो आई का वैल्यू है क्वेश्चन के अंदर वो हमें गिवन है 2α/3 और i3 का वैल्यू आपको गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द z एक्सिस दैट इज 2α। तो किसकी वैल्यू ज्यादा दे रखी है आपको? i3 की वैल्यू ज्यादा दे रखी है। तो मैं i3 में से जो i सबट्रैक्ट हो रहा होगा उसको एक पॉजिटिव कांस्टेंट अज्यूम कर लूंगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि जो i3 माइनस i/i है, दिस इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके, तो मैं काम करता हूं यहां से कि i3 माइनस i डिवाइडेड बाय i इंटू में ये जो ω3 है इसको मैं कुछ ये वाला ओमेगा अज्यूम कर देता हूं। ठीक है, अगर मैं इस चीज को अज्यूम करता हूं, ठीक है, तो इक्वेशन थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। इक्वेशन नाउ रिड्यूसेस टू ω1 डॉट इज इक्वल टू माइनस का ω2 और यहां से आएगा ω2 डॉट इज इक्वल टू ω1। इससे क्या हुआ? इससे आपको ये कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस मिल रही हैं। दीज आर द कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो आपको कंप्लीट सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपसे सिर्फ एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो हम एक काम करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, लेट अस कॉल दिस एज फर्स्ट इक्वेशन, इसमें दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो मेरे पास आएगा ω1 डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ω2 डॉट, और ये वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन नंबर 2, लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2, यहां से यहां पुट करेंगे तो मेरे पास आएगा माइनस का ω2 एंड ω1। नाउ दिस इज ए सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है एग्जीक्यूट करेगा। तो ω1 जो है, ω1 वेक्टर वो प्रेसेस जो कर रहा है अबाउट द z एक्सिस, उसके लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है? ओमेगा स्क्वायर। ये आपका ओमेगा, ये बिकॉज आप ये जानते हैं ना कि a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये जो इक्वेशन है जहां a को मैं लिख सकता हूं x डबल डॉट, ये जो इक्वेशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। जो ओमेगा है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है जिसके अबाउट वो प्रेसेस करेगा यहां इस केस में। ठीक है, तो इस ओमेगा की वैल्यू ही आपसे फाइंड आउट करवा रहा था क्वेश्चन के अंदर। तो ये वैल्यू तो मैंने यहां लिखी हुई है, सिर्फ आपने वैल्यूज जो है पुट करनी है। ठीक है, तो i3 का वैल्यू आपको कितना गिवन था? दैट इज इक्वल टू 2α। ठीक है, सो 2α माइनस i का वैल्यू गिवन था 2α/3 डिवाइडेड बाय i का वैल्यू है 2α/3 और इनटू में ω3 गिवन है 1/8। बस ये हमारा आंसर है। This is the value of angular frequency with which ω1 vector places about the z axis. Okay? तो बस इसको आगे सोल्व करेंगे तो मेरे पास यहां से आएगा अल्फा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 6 माइनस 2 दैट इज 4/2, सो दिस इज 4/2 इंटू में 1/8, सो द रिजल्ट इज 1/4। सो 1/4 रेडियन पर सेकेंड आपका जो है फाइनल रिजल्ट आना चाहिए। बट हम यहां देख रहे हैं कि किसी भी ऑप्शन के अंदर, किसी भी ऑप्शन में 1/4 नहीं आने लग रहा है। दैट मीन्स इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, सो इट गोज टू मार्क्स टू ऑल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m गिवन है एंड इट इज फ्री टू मूव ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस 2 डायमेंशनल प्लेन, और उसके ऊपर एक फोर्स भी एक्ट कर रहा है दैट इज -k/2r3, और PR P थीटा डिनोट करता है जनरलाइज्ड मोमेंटम corresponding to r and theta respectively. So dpr/dt का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, देखो ये जो हमारे पास 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर एक्सटर्नल जो फोर्स लग रहा है दैट इज r डिपेंडेंसी। सो बेसिकली ये क्वेश्चन आपका बेस्ड हो गया कि हैमिल्टोनियन कितना होगा, क्योंकि पहले हम हैमिल्टोनियन फाइंड आउट करेंगे फिर उसके बाद हैमिल्टन इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो हैमिल्टोनियन ऑफ ए पार्टिकल विच इज मूविंग अंडर द सेंट्रल फोर्स, ये कुछ ऐसा टॉपिक हो गया। ठीक है, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अगर किसी को लैग्रेंजियन याद है, ठीक है, तो वो यहां पर लिख सकता है T माइनस वी, काइनेटिक माइनस पोटेंशियल। सो काइनेटिक इज इन पोलर कोऑर्डिनेट्स इज हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ओके, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, एंड माइनस में पोटेंशियल, तो पोटेंशियल को अभी मैं v ऑफ r ही लिख देता हूं, बाद में पुट कर देंगे। ठीक है, फोर्स से पहले पोटेंशियल निकालना पड़ेगा फिर यहां पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कैलकुलेशन में जो हैमिल्टोनियन होता है दैट इज इक्वल टू, ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले आपको इस केस में यहां पर रिप्लेसमेंट करना होगा। देखो यहां जो है ना रिप्लेसमेंट आपको करना होता है r डॉट थीटा डॉट, इसको आप रिप्लेस कर दीजिए PR और P थीटा से, और माइनस में जो V ऑफ R लिख रखा है इसको आप लिख सकते हैं प्लस का V ऑफ R, बिकॉज जो पोटेंशियल वाली जो टर्म है दैट इज वेलोसिटी इंडिपेंडेंट। सो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट केस में आप डायरेक्टली साइन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये वाला तरीका आप अपना सकते हैं। तो मेरे पास यहां से आ जाएगा पी आर और पी थीटा, ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। जनरलाइज्ड मोमेंटम कॉरस्पॉन्डिंग टू आर एंड थीटा कोऑर्डिनेट्स। तो ये आपके पास आएगा डेल एल अपॉन डेल आर डॉट। सो दिस वैल्यू इज एम आर डॉट। तो आर डॉट का वैल्यू यहां से आ जाएगा पी आर अपॉन में एम। ठीक है, नेक्स्ट है पी थीटा। सो पी थीटा हमारे पास होगा डेल एल अपॉन में डेल थीटा डॉट। सो द वैल्यू इज एम आर स्क्वायर एंड देन थीटा डॉट। ठीक है, सो थीटा डॉट का वैल्यू आ जाएगा पी थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर। अब ये वैल्यूज आप यहां रख सकते हैं। ठीक है, सो हैमिल्टोनियन आ जाएगा मेरे पास में हाफ एम, ठीक है, हाफ एम एंड देन वी हैव पी आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर एंड थीटा डॉट का स्क्वायर। सो पी थीटा स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर आर टू द पावर 4 एंड माइनस भी हो जाएगा हमारे पास में प्लस का वी ऑफ आर। ठीक है, नाउ दिस इज पी आर स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस में पी थीटा स्क्वायर अपॉन में 2m आर स्क्वायर एंड प्लस में वी ऑफ आर। सो दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन। ठीक है, ये हमारे पास है हैमिल्टोनियन। याद रखिएगा किसी पार्टिकल के लिए जो मूव कर रहा है अंडर द सेंटर ऑफ फोर्स एफ ऑफ आर। ठीक है, तो अब ये जो हैमिल्टोनियन है, यहां से आप हैमिल्टन इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं पी आर डॉट ये कैलकुलेट करने के लिए। सो पी आर डॉट का वैल्यू होगा माइनस का डेल एच अपॉन में डेल आर। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, सो पी आर डॉट का वैल्यू कितना होगा माइनस का डेल एच अपॉन डेल आर। ठीक है, ये हैमिल्टन इक्वेशन यूज किया जस्ट। तो माइनस मैं बाहर ले लेता हूं। नाउ डेल एच अपॉन डेल आर, देखो इसमें तो आर है ही नहीं तो इसका तो जीरो हो जाएगा, इसमें आर है हमारे पास। सो पी थीटा स्क्वायर अपॉन 2m दैट इज कांस्टेंट, आर की पावर -2 यानी 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका हमारे पास डेरिवेटिव हो जाएगा -2 अपॉन आर क्यूब। ठीक है, प्लस में फिर इसके बाद नेक्स्ट है वी ऑफ आर। तो ये तो आर पर डिपेंड कर रहा है, तो आर के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कितना होगा डेल वी अपॉन डेल आर। ये आपके पास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस बनेगा। सो यहां से आएगा मेरे पास में पी थीटा स्क्वायर अपॉन में एम आर क्यूब माइनस में एंड देन वी हैव डेल वी अपॉन डेल आर। अब हमें ये पता है कि जो एफ का वैल्यू होता है फोर्स, ये कैसे रिलेट करता है पोटेंशियल एनर्जी के साथ, माइनस का डेल वी अपॉन डेल आर। तो इसको मैं लिख सकता हूं पी थीटा स्क्वायर अपॉन में एम आर क्यूब एंड प्लस में एफ ऑफ आर। और एफ ऑफ आर जो है सेंट्रल फोर्स, ये गिवन आपको दैट इज माइनस के अपॉन 2r क्यूब। ठीक है, तो वैल्यू में पुट कर देता हूं। सो पी थीटा स्क्वायर अपॉन में एम आर क्यूब एंड माइनस का के अपॉन में 2r क्यूब। ये आपके पास एलसीएम आ रहा है यहां से 2m r क्यूब। ठीक है, सो 2 पी थीटा स्क्वायर एंड माइनस में यहां से आपके पास आ जाएगा m। ठीक है ना, ये रिजल्ट है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन इंटीग्रल पर बेस्ड। एक्शन इंटीग्रल इज डिफाइंड एज s इज इक्वल टू t1 टू t2 या फिर आप t इनिशियल टू t फाइनल भी बोल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये ज्यादा सही रहेगा। सो इफ सिस्टम चूजेज ए पाथ फॉर विच द इनिशियल टाइम इज ti एंड फाइनल टाइम इज tf, सो ये हमारे पास रहेगा l dt। दिस इज द डिफाइंड एज एक्शन इंटीग्रल। तो इस एक्शन इंटीग्रल का यूज आता है आपका वेरिएशनल प्रिंसिपल के अंदर। वेरिएशनल प्रिंसिपल ये बोलता है कि अमंग ऑल द पॉसिबल पाथ्स फॉर ए सिस्टम टू चूज, सिस्टम चूजेस दैट पाथ फॉर विच द एक्शन इंटीग्रल इज एक्सट्रीमम। यानी कि इसके लिए एक्सट्रीमम मतलब या तो मैक्सिमा या फिर मिनिमा। तो कंडीशन होगा कि डेल एस का जो वैल्यू होगा दैट इज 0 और इज दैट द इन्फिनिटेसिमल चेंज इन दिस ti टू tf एंड l dt दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इवन इस इक्वेशन से बेस्ड आपका आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी एक बार क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट मतलब है आपके लिए। ठीक है, दिस इज अ वेरिएशनल प्रिंसिपल। अब एक्शन इंटीग्रल को इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। ओके, तो अब एक्शन इंटीग्रल पर ही बेस्ड आपका गेट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पार्टिकल जिसका मास 1 किलोग्राम है उसको रिलीज कर दिया गया फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 मीटर अबव द ग्राउंड। अब अगर वो ग्राउंड पर पहुंचता है तो उस केस में हैमिल्टन एक्शन फॉर दिस मोशन कितना होना चाहिए एंड टेक द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू बी 0 ऑन द ग्राउंड। इसी तरह का सेम क्वेश्चन गेट में एक बार और भी पूछा गया था, वो क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। उस क्वेश्चन में आपको गिवन ये था कि प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास हो रहा है, दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। यहां से हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, इस ऑब्जेक्ट का मास अगेन आपको 1 किलोग्राम ही गिवन था और हॉरिजेंटल के साथ इस ये जो एंगल बना रहा था दैट इज 30 डिग्री और कितनी स्पीड के साथ थ्रो किया 10 मीटर पर सेकेंड के साथ थ्रो किया।
अगेन फिर आपसे इसमें भी वही पूछा गया था सेम क्वेश्चन कि हमारे पास हैमिल्टन एक्शन या एक्शन इंटीग्रल, मतलब एक्शन हमारे पास कितना होगा, एक्शन इंटीग्रल का वैल्यू कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। और उसमें राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस ऐसा कुछ दे रखा था। तो अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को, यहां पर जस्ट आप लैग्रेंजियन पहले कैलकुलेट करेंगे। तो लैग्रेंजियन हमारे पास हो जाएगा काइनेटिक माइनस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी कितना है, क्योंकि यहां पर हमारे पास दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन एंड मोशन इज कन्फाइंड इन ए प्लेन। तो प्लेन के केस में, कार्टेशियन केस अगर मैं यूज करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा हाफ एम एंड एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। These denotes the actual velocities, okay, velocities को ये डिनोट कर रहा है, ठीक है, इन द एक्स डायरेक्शन, इन द वाई डायरेक्शन एट एनी टाइम टी। एंड माइनस में पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा माइनस में पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हो जाएगा यहां से mg y, क्योंकि अगर मैं इसको y एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है, दिस इज y हाइट एट एनी टाइम टी, तो हमारे पास अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे अगर जीरो है, इस वाले पॉइंट पे, तो इससे तो ये अबाव हो गया ना। अगर ग्राउंड को मैं रेफरेंस लेवल अज्यूम कर रहा हूं तो इससे अबाव हो गया, तो यहां y को हमने क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा mg y, ठीक है। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना होगा x डॉट y डॉट और y का कितना कितना वैल्यूज होगा। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहां से x डॉट आप कैलकुलेट करिए। x डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन ना, तो वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन, देखो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, द वैल्यू इज vx इज इक्वल टू ux प्लस में axt, ये वाली इक्वेशन हम यूज कर देंगे इन द x डायरेक्शन, ओके। तो यहां से हमारे पास आएगा x डॉट इज इक्वल टू, और x एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी जो u है हमारे पास, इसका क्या कंपोनेंट होगा x डायरेक्शन के अंदर, दैट इज u cos थीटा, है ना। इस डायरेक्शन में u cos थीटा टूटेगा, इस डायरेक्शन में u sin थीटा, सो u cos थीटा कितना होगा, u cos 30 डिग्री, सो tan cos 30 डिग्री, एंड प्लस में x डायरेक्शन में कोई किसी प्रकार का एक्सेलरेशन है नहीं, तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो cos 30 हमारे पास कितना होता है, cos 30 इज √3/2, सो 5√3 आ जाएगा, क्लियर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे y डॉट। सो y डॉट का वैल्यू होगा uy प्लस में ayt। तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, u sin थीटा, तो हमारे पास हो जाएगा tan sin 30 डिग्री, और प्लस में, ठीक है, ऊपर थ्रो किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ay, तो ay का वैल्यू कितना होगा, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमारे पास है g के इक्वल, सो दैट इज आल्सो 10, एंड नेक्स्ट इसके बाद है t। सो टाइम जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में तो आपको कैलकुलेट करना ही है, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में आपने डेरिवेटिव लेना है, तो t को t ही रहने दें। तो यहां से आ जाएगा 5 + 10t, ये आपके पास आ गया, ठीक है, 5 + 10t। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y डॉट, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो y का वैल्यू कितना होगा, सो y का वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, यहां से इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मेरे पास आएगा y का वैल्यू 5t एंड प्लस में हाफ इंटू में 10t स्क्वायर, सो दिस वैल्यू इज 5t प्लस में 50t स्क्वायर, ये आपके पास आ रहा है, ठीक है ना, ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी ये, अच्छा ठीक है, दिस इज 5t स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपके पास आ गया, क्लियर है। अब ये सभी वैल्यूज आप यहां पर पुट करेंगे, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द एक्शन इंटीग्रल। सो s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का लिमिट कितना होगा, तो इनिशियल टाइम कितना है, तो यहां से इनिशियल टाइम मतलब जब थ्रो किया गया तो उस टाइम अगर 0 हम अज्यूम कर लेते हैं, तो फाइनली जब ये यहां थ्रो होगा तो इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितनी देर तक ये हवा में है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, तो दैट इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन में g, दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। सो 2 × 10 और sin 30 हाफ हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय g विच इज 10, तो ये सभी चीजें कैंसिल आउट हो रही है, दैट इज 1 सेकेंड, ठीक है। सो 0 से 1 तक जाएंगे, L का वैल्यू आपने यहां पर पुट कर देना है, सो हाफ m मास आपको 1 किलोग्राम गिवन है, तो ये 1 किलोग्राम ले लेंगे, एंड देन वी हैव x डॉट स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे, सो 25 × 3 विच इज 75, तो यहां लिखेंगे 75, ओके। फिर इसके बाद है नेक्स्ट प्लस में y डॉट स्क्वायर, सो y डॉट का स्क्वायर करना है आपने, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा यहां से, ठीक है, यहां से हमारे पास आएगा 5 प्लस में 10t इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, जब आप इसको ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे, तो एक्सेलरेशन उसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, माइनस का g लेना होता है, तो हम एक काम करते हैं यहां पे ना माइनस का g ले लो, बिकॉज हम तो ऊपर की डायरेक्शन में इसको थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है, सो 5t - 5t, ये आपके पास आएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर किया, एंड देन उसके बाद क्या है, माइनस साइन,
देन एम जी, तो एम का वैल्यू तो हमारे पास में कितना है 1 है, और जी का वैल्यू कितना है, जी का वैल्यू हमारे पास है 10, और y का वैल्यू हमारे पास है 5t माइनस में 5t स्क्वायर, ये आपके पास आएगा, ठीक है। एंड देन वी हैव dt, अच्छा 5 माइनस 10t है, तो हम यहां पर माइनस साइन भी लगा दें, ठीक है ना। ओके, तो अभी से आगे सोल्व करना है, तो हाफ इंटू में 75 प्लस 25 एंड प्लस 100t स्क्वायर माइनस का 100t और माइनस 50t और प्लस में 50t स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको थोड़ा और आगे देखते हैं। सो ये 100 अपॉन 2 दिस इज 50 एंड प्लस में यहां से आ जाएगा 50t स्क्वायर एंड माइनस में 50t एंड माइनस 50t प्लस का 50t स्क्वायर। तो कोई भी टर्म यहां से कैंसिल आउट नहीं होगी, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 100t स्क्वायर माइनस का 100t एंड प्लस का 50। अब इसका इंटीग्रेशन आपने बेसिकली करना था, तो इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा 100t क्यूब, ठीक है, 100t क्यूब अपॉन में 3 माइनस 100t स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में 50t एंड 0 to 1 आप जा रहे हैं, ठीक है। अपर लिमिट पुट करेंगे बिकॉज लोअर लिमिट में सब चीज 0 हो रही है। सो 100 अपॉन में 3 माइनस का 50 एंड प्लस का 50, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 100 अपॉन 3 मतलब 33.3 समथिंग। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही थी एक्शन इंटीग्रल की, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन था वो एनईटी टाइप था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 किलोग्राम है। अगेन इसको आपने नीचे की तरफ थ्रो किया, ये ग्राउंड पर आ जाता है, यहां से ग्राउंड तक का जो हाइट है दिस इज 1 मीटर, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से नीचे की तरफ आ रहा है, सो दिस इज 1 मीटर। और आगे इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज और दे रखा है कि जो रेफरेंस लेवल है, यानी जहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अज्यूम्ड टू बी 0 दैट इज ग्राउंड, ये हमारे पास है, दिस इज द रेफरेंस लेवल। ग्राउंड को ही रेफरेंस लेवल अज्यूम किया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी आप डिस्टेंसेस मेजर करेंगे वो रेफरेंस लेवल से मेजर करेंगे। अगर वो अपवर्ड होंगे तो पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड होंगे तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट लैग्रेंजियन है, तो लैग्रेंजियन हमारे पास होता है काइनेटिक माइनस पोटेंशियल। काइनेटिक कैसे लिखना है, तो एक्स डायरेक्शन में तो कोई इसका वेलोसिटी है नहीं, ये वाई डायरेक्शन है, तो हमारे पास हो जाएगा हाफ एम वाई डॉट स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हो जाएगा एम जी इंटू में वाई। और ये पॉजिटिवली लेना है आपने बिकॉज रेफरेंस लेवल से ऊपर हम चीजों को कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को यहां से नीचे थ्रो कर रहे हैं, तो आ जाएगा हमारे पास एम जी वाई। अब एम का वैल्यू जो है ना वो 1 किलोग्राम गिवन है, तो यहां से हम लिख देते हैं हाफ इंटू वाई डॉट स्क्वायर माइनस में जी इंटू वाई। जी का वैल्यू आपने 10 यहां पुट नहीं करना बिकॉज हम देख रहे हैं कि चारों ऑप्शंस के अंदर जी में ही जो है आंसर को आपने कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट हमारा काम रहेगा कि वाई डॉट का वैल्यू और वाई का वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो वाई डॉट रिप्रेजेंट्स कि हमारे पास किसी इंस्टेंट पर, किसी टाइम टी पर जो हमारे पास वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई डॉट दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल तो आपने यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितना रहा होगा 0, और प्लस में ये हो जाएगा g इंटू में t, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास g इंटू टी। क्लियर है। नेक्स्ट आपने कैलकुलेट करना है y, तो y कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द y। y क्या चीज है, y हमारे पास डिस्टेंस है, देखो ये डिस्टेंस होगा, हमने सारे डिस्टेंस रेफरेंस लेवल से ही अज्यूम करना है। तो किसी इंस्टेंट पर मतलब ऊपर से अगर यहां नीचे गिरने में, यहां इस पॉइंट तक पहुंचने में इसको t टाइम लगा है, तो अगर ये डिस्टेंस में y अज्यूम कर लेता हूं तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस इज 1 माइनस y, जिसे मैं पॉजिटिव ही कंसिडर करूंगा बिकॉज रेफरेंस लेवल से ऊपर है, ठीक है। तो इस इंस्टेंट पर यहां पर हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस y, दिस इज द हाइट, द डिस्टेंस इन द y डायरेक्शन एट एन इंस्टेंट, एंड दैट इज इक्वल टू y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 है, तो 0 इंटू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ इंटू में g इंटू टी स्क्वायर, ये आपके पास आएगा, ठीक है। सो 1 माइनस वाई का वैल्यू हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। जी का वैल्यू ध्यान रखें आपने पुट नहीं करना बिकॉज आपको ऑप्शन के अंदर जी में दे रखा है, तो वाई का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बस अब ये सारी वैल्यूज यहां पर रख देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा हाफ इंटू में वाई डॉट स्क्वायर, सो दैट इज जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस में जी, एंड वाई का वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। नाउ वी हैव हाफ जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का जी प्लस में हाफ जी स्क्वायर टी स्क्वायर, सो दिस कम्स आउट टू बी जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का जी, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। अब बस यहां पर आपने वैल्यू पुट करना है, तो मेरे पास आएगा
देखो इनिशियल टाइम कितना रहा होगा, जब आपने बॉल को नीचे थ्रो किया तो इनिशियल टाइम 0 रहा होगा, और फाइनल मतलब कि जब ये ग्राउंड पर पहुंच गई ऑब्जेक्ट या बॉल, ठीक है ना। तो अब इसमें कितना इसने टाइम लिया होगा, तो टाइम फ्री फॉल मोशन के अंदर जो टाइम होता है टू रीच ऑन द ग्राउंड, दैट इज √2h/g, ये वैल्यू होता है हमारे पास, ठीक है। वो इसी इक्वेशन से आया, y इक्वल टू मतलब s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। h का वैल्यू कितना है 1 मीटर, है ना, 1 मीटर हाइट से ही बॉल को नीचे फेंका गया, तो ये आ जाएगा √2/g, ठीक है। सो √2/g एंड देन लैग्रेंजियन, सो इट इज g² t² माइनस का g इंटू में dt, ठीक है। ये आपके पास आ गया। आगे देखते हैं इसको। सो नाउ g² एंड यहां नेक्स्ट हमारे पास है t², है ना, तो t² का हमारे पास हो जाएगा t³/3 माइनस का g इंटू में t। सो नाउ लिमिट गोज फ्रॉम 0 से लेकर के √2/g, ठीक है। अब लोअर लिमिट में तो 0 हो जाएगा, अपर लिमिट में हमने पुट करना है, तो ये आ जाएगा g²/3 और t³, तो t³ हमारे पास होगा बेसिकली 2/g इंटू में √2/g, ठीक है, और माइनस में g इंटू t, सो दिस इज √2/g, ठीक है। तो ये एक इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे इसको यहीं पर ही सोल्व कर देते हैं, तो हमारे पास यहां से आ जाएगा 2/3, ठीक है, एंड देन वी हैव, अच्छा यहां से आप एक काम कर सकते हैं ना, g √2/g आप जो है यहां से कॉमन ले लीजिए। सो नेक्स्ट आई एम गेटिंग 2/3 माइनस का 1, सो 2/3 माइनस 1 दैट इज -1/3, सो माइनस का 1/3, और यहां से आप कैसे √2 इंटू जी, दैट इज योर फाइनल आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज कि हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ मोशन x.y. प्लस α(xy), सो हम इसे काम करते हैं, कुछ a मान लेता हूं x.y. एंड प्लस में α(xy), सो प्लस में α(xy), ठीक है। ये आपको दे रखा है, इट इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन ऑफ 2 डायमेंशनल आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑस्किलेटर विद द लैग्रेंजियन। सो लैग्रेंजियन आपको गिवन है L इज इक्वल टू हाफ m x.2 प्लस y.2, एंड देन वी हैव माइनस का हाफ एंड k इंटू x² प्लस y²। तो आपने यहां से अल्फा का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है, अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखो अगर ये कांस्टेंट ऑफ मोशन है, इसका मतलब जो dA/dt है दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो a, h इसका पॉइसन ब्रैकेट एंड प्लस ∂A/∂t, ठीक है, ये पॉइसन थ्योरम हम लोग यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली ये तो आपका 0 है, बिकॉज एक्सप्लिसिटली ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो बस ये वैल्यू आपका 0 बनना चाहिए, ये वैल्यू आपका 0 बनना चाहिए, ठीक है ना। a और h का पॉइसन ब्रैकेट ये आपका 0 होना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि a में हमारे पास में 2 वेरिएबल्स इंक्लूड हैं x और y, तो इसको मैं लिख सकता हूं ∂A/∂x ∂H/∂px माइनस में ∂A/∂px एंड ∂H/∂x, ठीक है, प्लस में इसी प्रकार से y के लिए, सो ∂A/∂y ∂H/∂py एंड माइनस में ∂A/∂py एंड ∂H/∂y, सो दैट इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। अब देखो a का जो है x के रेस्पेक्ट में, px के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, ये तो सब आप कैलकुलेट कर लेंगे, बट इस गिवन लैग्रेंजियन सबसे पहले मुझे h का वैल्यू हैमिल्टोनियन कैलकुलेट करना होगा। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां से सबसे पहले px डॉट कैलकुलेट करेंगे, जनरलाइज्ड मोमेंटम कोरस्पॉन्डिंग टू x कोऑर्डिनेट, दैट इज ∂L/∂x, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, यस। तो ये वैल्यू आपके पास हो गया mx डॉट, ठीक है। सो x डॉट का वैल्यू यहां से आ जाएगा px, ठीक है, px डॉट नहीं आएगा यहां पे, ठीक है, px/में m, ठीक है, ये आपके पास आ गया। और इन द सिमिलर वे आई एम गेटिंग y डॉट इज इक्वल टू py/में m। अब यहां पर रिप्लेसमेंट कर दीजिए आप, तो h हैमिल्टोनियन इज गिवन टू यू, यहां से आ जाएगा आपके पास में px² 2m प्लस py² 2m, और पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है तो हम डायरेक्टली माइनस की जगह प्लस कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, तो प्लस में हाफ k एंड x² प्लस में y²। तो ये आपके पास आया है हैमिल्टोनियन, इस सिस्टम का ये हैमिल्टोनियन आ गया। और जो a है इसमें x डॉट y डॉट आ रहा है, तो इसे भी आपको यहां से रिप्लेसमेंट करना होगा इन टर्म्स ऑफ px एंड py। तो यहां से आपके पास आ जाएगा px py/में m², जस्ट मैंने दोनों का वैल्यूज यहां प्लग किया है, एंड प्लस में α(xy), ठीक है। सो दिस इज हैमिल्टोनियन विच इज इन टर्म्स ऑफ x, y, px, py एंड t, ठीक है। बस अब आपके पास हैमिल्टोनियन आ चुका है, और ये जो कांस्टेंट ऑफ मोशन है, ठीक है, ये वेरिएबल भी आपके पास आ चुका है a, जस्ट आपने इसमें पुट कर देना है इस इक्वेशन के अंदर। तो बारी बारी से पुट करते हैं एक एक करके, ठीक है। ∂A/∂x, तो x के रिस्पेक्ट में इसका हो जाएगा αy
नेक्स्ट है del h बाई del px, सो दैट इज इक्वल टू px अपॉन m, माइनस में px के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास आएगा py अपॉन m स्क्वायर, ठीक है। del h बाई del x, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास आएगा यहां से kx, ठीक है, प्लस में del a बाई del y, y के रेस्पेक्ट में करना है तो यहां से आएगा अल्फा x, एंड देन नेक्स्ट हमारे पास आएगा यहां से py अपॉन m, ठीक है, माइनस साइन, देन वी हैव py के रेस्पेक्ट में करेंगे तो px अपॉन m स्क्वायर, एंड द लास्ट वन इज del h अपॉन del y, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ky आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या आपका किसी टर्म्स में से? आप एक बार ये चेक कर लीजिए इसको, ठीक है, क्या कहीं से कुछ कॉमन आ रहा हो, ठीक है। तो यहां से देखो आपके पास आएगा अल्फा अपॉन m y px माइनस में k अपॉन m स्क्वायर py x, प्लस में अल्फा अपॉन m x py, एंड माइनस में k अपॉन m स्क्वायर एंड pxy, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा हो तो देख लीजिए आप, देखो यहां से जो है ना, ये वाली जो टर्म है अल्फा अपॉन m और ये है अल्फा अपॉन m, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं कॉमन लेना चाहूं तो मेरे पास आएगा अल्फा अपॉन m एंड y px प्लस में x py, ठीक है, माइनस साइन लगा देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है k अपॉन m स्क्वायर, इन दोनों में से k अपॉन m स्क्वायर जो है वो आएगा हमारे पास k अपॉन m स्क्वायर, एंड देन वी हैव y px एंड प्लस pyx या x py, एंड दैट इज इक्वल टू 0। और अब इन दोनों से कॉमन हमारे पास ये आ जाएगा, सो y px प्लस में x py, ये दोनों से कॉमन आ जाएगा, एंड अल्फा अपॉन m माइनस k अपॉन m स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तो ये मुझे अल्फा की वैल्यू देगा, सो अल्फा अपॉन m इज इक्वल टू k अपॉन m स्क्वायर, तो ये से कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू k अपॉन m, दैट इज द फाइनल आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि एक पार्टिकल जिसका यूनिट मास है वो मूव करता है किसी पोटेंशियल v ऑफ r में, उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम भी गिवन है, तो इनमें से कौन सी वाली स्टेटमेंट करेक्ट होगी? तो जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, स्टेबल, अनस्टेबल, इन सब के बारे में पूछ रहा है, तो इसके लिए आपको अफेक्टिव पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है सबसे पहले तो v ऑफ r एंड दैट इज इक्वल टू माइनस का v नॉट e टू द पावर माइनस r स्क्वायर, और जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, स्मॉल l से डिनोट कर लो या कैपिटल L से, दैट एंगुलर मोमेंटम इज 0.5 रूट v नॉट। इक्विलिब्रियम पॉइंट्स के बारे में चर्चा करनी है। मास हमारे पास कितना है? 1 के इक्वल, ठीक है, ये सारा डाटा आपको दे रखा है। सो अफेक्टिव पोटेंशियल जो होगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन में 2mr स्क्वायर एंड प्लस में v ऑफ r, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, देखो L स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूं ना, अंडर रूट में v नोड अपॉन में 2, ठीक है। तो यहां वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा यहां से v नोड, ठीक है, v नोड ही आएगा यहां से, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 8r स्क्वायर, बिकॉज m तो 1 हो गया, एंड माइनस में v नोड e टू द पावर माइनस r स्क्वायर। अब इसका प्लॉट करके देखोगे आप, तब हमें पता चलेगा कितने इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं इस क्वांटिटी की बात करूं तो दिस क्वांटिटी इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, एंड दिस क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर माइनस r स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों का ग्राफ हम लोग बना देते हैं। देखो यहां पर सबसे पहले 1 अपॉन r स्क्वायर, तो 1 अपॉन r स्क्वायर का ग्राफ तो आपको पता ही होगा, ठीक है, ये इस प्रकार से बनता है 1 अपॉन r स्क्वायर। नेक्स्ट है e टू द पावर माइनस r स्क्वायर। देखो सबसे पहले अगर मैं r का वैल्यू यहां 0 पुट कर दूं, r का वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं इसके अंदर, तो हमारे पास कितना आएगा यहां से, ठीक है ना। देखो ये जो हमारे पास पोटेंशियल वाली टर्म है ना, माइनस v नोड e टू द पावर माइनस r स्क्वायर, इसका हम प्लॉट कर रहे हैं। इसमें अगर r इज इक्वल टू 0 रखोगे तो e टू द पावर 0 इज 1, सो माइनस v नोड वैल्यू होगी। तो r इज इक्वल टू 0 यानी ओरिजिन में वैल्यू है माइनस v नोड, तो कहीं यहां से स्टार्ट होगा माइनस v नोड, यहां से आपका ग्राफ जो है वो स्टार्ट होगा, और एक्सपोनेंशियली डिक्रीमेंट है तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट इस प्रकार से हो जाएगा। और एक चीज और है, जब r का वैल्यू इन्फिनिटी अप्रोच करेगा, सो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज एक्चुअली 1 अपॉन e टू द पावर इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी, दैट इज 0, तो वो 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ आपका जाएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये ग्राफ आपका इस प्रकार से जाएगा। अब v अफेक्टिव में दोनों को आपने कंसिडर करना पड़ेगा, उसमें आप बारी बारी से थोड़ा ना कंसिडर कर सकते हैं इसको और इसको, नहीं, दोनों को एक साथ। अब मुझे बताइए, तो स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होगा, नीचे से होगा कि ऊपर से होगा, वो आप देख लीजिए। देखो जिस समय पर r 0 होगा, दोनों एक साथ देख करके चलें,
तो r इज इक्वल टू 0 पर 1/0 इज इंफिनिटी। अब ये टर्म कुछ भी हो चाहिए, अफेक्टिव पोटेंशियल इंफिनिटी हो गया, प्लस का, वो भी है ना, प्लस का हो गया, तो प्लस इंफिनिटी। सो वी अफेक्टिव अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी। तो आपका ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, देखो यहां से इंफिनिटी से, ठीक है, और किधर की तरफ जाएगा तो वो हम देख लेते हैं कि जब r इंफिनिटी को टेंड करेगा, सो 1/इंफिनिटी 0, तो ये वाली टर्म तो 0 बन गई, और ठीक है ना, 1/इंफिनिटी यहां 0, ये हमारे पास कितना होगा, दिस टर्म इज माइनस का v नॉट एंड e टू द पावर 0 विच इज e टू द पावर माइनस इंफिनिटी विच इज आल्सो 0, मतलब ये भी 0 ये भी 0, तो टोटली कितना हो गया 0, तो v इफेक्टिव विल बी 0, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास में पॉजिटिव वैल्यू है, यहां हमारे पास में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, सो दैट मींस ये पॉजिटिव साइड से होते हुए 0 बनेगा, पॉजिटिव साइड से होते हुए 0 बनेगा। अगर आप ग्राफ को डायरेक्टली ऐसा कर दोगे कि ऐसे जाकर के 0 बन गया ये लो, तो ऐसा नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसमें फिर ये वाला ग्राफ तो आया ही नहीं इसके अंदर, इस दोनों को ओबे करना चाहिए ना, क्योंकि दोनों पोटेंशियल इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये इसके बीच में ऐसे जाएगा, देखो यहां सबसे पहले ये ऐसे जाएगा नीचे की तरफ, और फिर ये ऊपर उठ करके ये 0 बनेगा, ताकि ये दोनों को फॉलो करे एक साथ। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ये यहां से होते हुए यस, दिस इज द ग्राफ, ओके। तो अब देखो आपको दो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक ये वाला है, लेट अस कॉल इट एज R1, और एक आपके पास ये वाला विच इज लेट अस सपोज R2। सो R2 का वैल्यू R1 से क्या है, ज्यादा है, और इस साइड में R चल रहा है, क्लियर है। अब अनस्टेबल और स्टेबल कैसे पता लगाएंगे, तो वो तो बिल्कुल इजी तरीका है आपके पास, जब आपको पोटेंशियल वर्सेस R का ग्राफ दे रखा होता है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल के अंदर कि किस प्रकार से हम लोग स्टेबल अनस्टेबल का पता लगाते हैं। तो आप एक बॉल को लीजिए, इसको यहां पर प्लेस कीजिए, तो ये बॉल को अगर आप हल्का सा डिस्प्लेस भी करेंगे तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, दैट इज R1 हमारा स्टेबल है। तो R1 हमारा स्टेबल है, और यहां बॉल को अगर हम रखेंगे तो ये तो फिर हमारे पास यहां वापस आएगी नहीं, इन्फिनिटी टाइम लेगी वापस आने में, ठीक है। तो R2 वाली पोजीशन अनस्टेबल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास आंसर क्या होगा, देयर आर टू इक्विलिब्रियम पॉइंट्स R1 एंड R2 सच दैट R2 इज ग्रेटर देन R1, R1 correspond टू द स्टेबल एंड R2 corresponding टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये सॉल्यूशन में हमारे पास रहेगा, ऑप्शंस में देख लेते हैं, सो दैट इज ऑप्शन नंबर A एंड B, ये आपके सही होने चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर A एंड B, ऑप्शन नंबर A एंड B, MSQ टाइप आपका ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, अगर आपको पॉइसन ब्रैकेट के जो हमारे पास में प्रॉपर्टीज हैं वो पता है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे। यहां आपको गिवन है कि दो कांस्टेंट ऑफ मोशन लिए गए हैं F और G, तो पॉइसन ब्रैकेट जो हमेशा मतलब ऑलवेज 0 ट्रू होना चाहिए, तो वो इनमें से कौन से ऑप्शन से सही होंगे, ये आपका गेट 2022 का क्वेश्चन है। क्योंकि F और G कॉन्स्टेंट्स ऑफ मोशन है, तो इसका मतलब H, F या आप कह लीजिए F, H दैट इज इक्वल टू 0, तो ये पॉइसन ब्रैकेट आपका 0 बनेगा, ठीक है, फॉर कांस्टेंट ऑफ मोशन, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना है, ये दोनों इक्वल नहीं होता है, देखो ये दोनों इक्वल नहीं होता है, एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करता है पॉइसन ब्रैकेट, सो देयर इज अ नेगेटिव साइन हियर, बट क्योंकि ये टर्म ही 0 हो रही है, तो नेगेटिव साइन भी उधर जाकर के 0 बना है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन इंक्लूडेड है यहां पे, ये दोनों इक्वल नहीं होता है, देयर इज नेगेटिव साइन, ओके। नेक्स्ट, इसी प्रकार से क्योंकि G भी कांस्टेंट ऑफ मोशन है, सो दैट इज H, G इज इक्वल टू G, H भी आप लिख सकते हैं इसको, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये चीज आपको गिवन है। अब 1 बाय 1 आपने ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा कि जो आपका हमेशा 0 आ जाए वो ट्रू स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। सबसे पहला आपको कंसिडर करना है H, F प्लस G, ठीक है। तो डायरेक्टली हमारे पास H, F और प्लस में H, G प्रॉपर्टी हम लोग यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है, पॉइसन ब्रैकेट का, ये भी 0 ये भी 0, तो ये 0 आ जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बी ऑप्शन में है H, F, G, ये आपके पास है। तो ये हमें बताने क्या ये 0 होगा, तो ये बताने के लिए आपको यहां पर जैकोबी आइडेंटिटी यूज करना होगा। जैकोबी आइडेंटिटी में हमारे पास 3 जो है आप टर्म्स लेकर के चलते हैं, 1 हैमिल्टोनियन एंड 2 आर द कांस्टेंट्स ऑफ मोशन। अब कैसे काम करता है देखो, यहीं पर ही देख लेते हैं। तो इसमें आप प्लस कर दीजिए, नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, साइक्लिक परम्यूटेशन में चलता है, मतलब ये, तो G आप यहां लेकर के आएंगे, ठीक है। तो साइक्लिक परम्यूटेशन चलाइए आप यहां पे, तो साइक्लिक परम्यूटेशन में देखो यहां हमारे पास हो जाएगा नेक्स्ट G, में H, F, ठीक है। एक बार और चलेगा साइक्लिक परम्यूटेशन, तो F को आप इधर लेकर के आएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा F एंड देन वी हैव G, H। साइक्लिक ऑर्डर को बस मेंटेन करना होता है इसके अंदर, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके।
तो यहां हम देख लेते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा, 0। नहीं, 0 होता है ना हमारे पास जैकोब आइडेंटिटी। अब ये वैल्यू तो हमें बताना है, दिस इज क्वेश्चन मार्क। ये वैल्यू कितना है, तो देखो h, f, तो h, f दिस इज 0, और 0 का किसी के साथ भी आप ले लो पॉइसन ब्रैकेट, रिजल्ट इज 0, तो ये आपका 0 आ जाएगा। ये रिजल्ट इसी तरीके से 0 आ जाएगा, उस साइड जाकर के 0, तो ये आपका बी ऑप्शन भी राइट है। ठीक है, जैकोब आइडेंटिटी ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है h प्लस एफ कोमा जी, h प्लस एफ कोमा जी, ये आपने देखना है। सो बेसिकली हमारे पास हो जाएगा h कोमा जी एंड प्लस में f कोमा जी। तो ये तो चलो 0 है, लेकिन ये तो 0 नहीं है ना, ये तो 0 नहीं है रखा मेरे को कहीं भी क्वेश्चन के अंदर, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, दैट इज नॉट ऑलवेज 0। नेक्स्ट है h कोमा h प्लस एफ जी, ये आपका है। अगेन फिर प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो h कोमा h एंड प्लस में h कोमा एफ जी। ठीक है, अब देखो ये तो आपका 0 बन गया है ना। पॉइसन ब्रैकेट आप एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के साथ लेते हैं और वो दोनों क्वांटिटी अगर सेम है द रिजल्ट वुड बी 0। नेक्स्ट हमारे पास ये है, तो यहां आपको प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। सो f को हम इस साइड लेंगे तो f h कोमा g, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, एंड प्लस में हमारे पास हो जाएगा h कोमा f एंड g। ऑर्डर मेंटेन रखना है, f अगर आपका लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड में ही है, और g आपका राइट में तो राइट में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वांटिटी 0 है, ये क्वांटिटी भी 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो द रिजल्ट इज 0। सो डी ऑप्शन आपका राइट। ठीक है, तो ए, बी और डी ये आपके राइट हो जाएंगे, दीज आर ऑलवेज 0, बट ये ऑलवेज 0 नहीं होगा। इसके लिए कंडीशन है कि f, g अगर 0 है तो ही ये 0 होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मुझे एक्शन एंगल वेरिएबल्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताना होगा। एक्शन एंगल वेरिएबल्स, तो इनको हम डिनोट करते हैं I, ओमेगा। दीज आर द एक्शन वेरिएबल, दिस इज द एंगल वेरिएबल। तो एक्शन वेरिएबल और एंगल वेरिएबल का कहां पर यूज होता है? देखिए, जहां पीरियोडिक सिस्टम मौजूद है तो उस पीरियोडिक सिस्टम का कंप्लीट आप एनालिसिस करने की बजाय फ्रीक्वेंसी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन, तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे यूजिंग दीज टू वेरिएबल्स। वन इज नोन एज एक्शन वेरिएबल, अनदर इज एंगल वेरिएबल। तो एक्शन वेरिएबल का वैल्यू होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है, ऑल ओवर द पाथ, एंड देन वी हैव, मतलब एक सर्कल, मतलब एक कंप्लीट आपने रिवोल्यूशन करना है, ठीक है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, एंड देन वी हैव पी डी क्यू, ये आपके पास वैल्यू होता है। ठीक है, और एंगल वेरिएबल का वैल्यू होता है न्यू इंटू टी, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, दीज आर द एक्शन एंड एंगल वेरिएबल्स। लेकिन अब इसकी सहायता से कैसे आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर पाएंगे? तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है हमारे पास डेल एच अपॉन में डेल आई, ये आप यूज करेंगे। कई बुक्स में जो है आई की जगह पर जे भी लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आई को जे से ही भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कई बार। मैं यहां पर आई इसलिए लिया हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में आई ले रखा है, इस वजह से। ठीक है, यहां जे भी लिया जा सकता है। और अगर एच ई के इक्वल आता है, एच हमारे पास किसके इक्वल है? ई के इक्वल है, जो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हम जानते हैं इट इज ऑलवेज ट्रू, तो हम यहां पर लिख सकते हैं डेल ई अपॉन में हो जाएगा डेल आई। ठीक है, यहां से आपको जो है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो पाएगी। अब एक केस लेकर के चलता हूं, जैसे कि हार्मोनिक ऑस्किलेटर ले लो। तो हार्मोनिक ऑस्किलेटर में हैमिल्टोनियन हम जानते हैं, ठीक है, दैट इज पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस में हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, या क्यू स्क्वायर भी ले सकते हैं। ठीक है, ये लो, ये हमारे पास हो गया। दिस इज द हैमिल्टोनियन ऑफ अ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑस्किलेटर। यहां से मुझे बताना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन कितना है, तो ये हम डायरेक्टली बता सकते हैं बाय यूजिंग दिस एक्शन एंगल वेरिएबल कॉन्सेप्ट। ओके, कैसे बताएंगे? हम जानते हैं कंजर्वेटिव सिस्टम है, एनर्जी ई के इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, और यहां से आप तो बेसिकली P का वैल्यू सोल्व कर दिए, तो P का वैल्यू हमारे पास यहां से आ जाएगा। तो देखो P स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस में यहां से हो जाएगा 1 अपॉन 2m इंटू m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू E। सो P स्क्वायर का वैल्यू यहां से आ जाएगा 2me, ठीक है ना, 2me माइनस में m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा इसका रूट। ठीक है, ये वैल्यू यहां रखता हूं तो हमारे पास एक्शन वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, एक्शन वेरिएबल विल बी अंडर रूट में 2me एंड माइनस m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर, एंड देन वी हैव डी क्यू। डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन में हम यहां पर जो है कंप्लीट एक रिवोल्यूशन ना लेकर के यहां पर हम लोग ले लेते हैं टर्निंग पॉइंट्स। ठीक है, वहां टर्निंग पॉइंट्स का जिक्र होता है उस केस में। ठीक है, दीज आर द टर्निंग पॉइंट्स यहां पर हम लोग लेकर के चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कोशिश कीजिएगा ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस का यूज करके इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे? इसमें फर्स्ट वाला जो टर्म है उसका 1 बनाने की कोशिश कीजिए सबसे पहले। तो रूट 2me में बाहर ले लेता हूं, सो रूट 2me एंड देन आई एम गेटिंग
अंडर रूट में 1 माइनस एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन में 2me एंड देन वी हैव dq। ठीक है, और अब देखो यहां ना आइडेंटिटी लग सकती है। सबसे बेस्ट तरीका यह है कि जो भी ये टर्म आ रही है, ये कंप्लीट टर्म, इसको आप कुछ अज्यूम कर लीजिए, लेट अस कॉल इट एज साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं काम करता हूं कि यहां पर एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन में 2me को हम अज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक m कैंसिल आउट हो जाएगा एंड द वैल्यू इज साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये मैंने साइन स्क्वायर थीटा के अज्यूम कर लिया इक्वल। ओके, तो अब एक काम करेंगे, अगर ये यहां पर आप पुट करेंगे तो dq भी तो चेंज होगा ना। तो मैं दोनों तरफ ना एक काम करता हूं, यहां से मेरे पास आ जाएगा q इज इक्वल टू रूट में 2e अपॉन में m ओमेगा स्क्वायर एंड देन साइन थीटा। सो dq का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास में, दिस इज कांस्टेंट अंडर रूट 2e अपॉन m ओमेगा स्क्वायर एंड साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा डी थीटा। अब ये थीटा की जो लिमिट होगी वो कहां से कहां तक जाएगी, तो एक कंप्लीट जो रिवोल्यूशन होता है उसके इसमें आपका इंटीग्रेशन जाने वाला है थीटा इज इक्वल टू 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। ठीक है, तो i का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा यहां से अंडर रूट में 2me। ठीक है, एंड देन वी हैव 0 टू 2 पाई। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कोस स्क्वायर थीटा, रूट लगाएंगे तो कोस थीटा, तो यहां से आ जाएगा कोस थीटा। और बाकी जो dq हमारे पास है उसका ये वैल्यू है, तो यहां से d थीटा आ गया और यहां से मेरे पास आ जाएगा रूट में 2e अपॉन m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गया। अच्छा, एक चीज और है, अच्छा ये कोस थीटा भी है साथ में, तो यहां से कोस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहां से मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट में 2me इंटू में 2e अपॉन m ओमेगा स्क्वायर, और कोस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं बेसिकली 0 से 2 पाई एंड 1 प्लस में कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड डी थीटा। देखो कोस 2 थीटा का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 2 थीटा आएगा, और साइन 2 थीटा में जो लोअर लिमिट अपर लिमिट यानी साइन 4 पाई और साइन 0 दोनों ही 0 होते हैं, तो ये तो टर्म आपको 0 देगा। हाफ इंटू डी थीटा आप करके देख लें तो ये आ जाएगा थीटा अपॉन 2, अपर लिमिट पुट करेंगे थीटा की वैल्यू 2 पाई, सो 2 पाई अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल पाई, तो ये रिजल्ट आपको पाई देगा, ये रिजल्ट आपको पाई मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से आपके पास आ चुका है एक्शन वेरिएबल i इज इक्वल टू, यहां से m कैंसिल आउट हो गया, सो दिस वैल्यू इज एक्चुअली 2e अपॉन ओमेगा इंटू में पाई, ये आपके पास आ गया। ठीक है ना, 2e इंटू 2e अपॉन ओमेगा स्क्वायर, इसका रूट लेंगे तो 2e अपॉन ओमेगा एंड इंटू में पाई। ठीक है, एंड एट लास्ट जो फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन न्यू इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल आई। ठीक है, तो e का वैल्यू हमारे पास यहां से आ जाएगा i ओमेगा अपॉन में 2 पाई। ठीक है, सो दिस रिजल्ट इज ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक है, और ओमेगा हम लोग जानते हैं कि हार्मोनिक ऑस्किलेटर के केस में कितना होता है, अंडर रूट में k अपॉन m, सो दैट इज द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्शन वेरिएबल्स का इंक्लूड करते हुए आपने इस चीज को सोल्व किया। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक्शन एंगल वेरिएबल्स i1 i2 थीटा 1 थीटा 2, अच्छा इसमें थीटा 1 थीटा 2 यूज किया गया है, तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि ओमेगा जो होता है उसको अगर आप थीटा के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो ये आप लिख सकते हैं थीटा डॉट। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डॉट, ये होता है हमारे पास डी थीटा बाई डी टी, दैट इज ओमेगा। और आगे कहता है हैमिल्टोनियन कंसिडर करना है आपने, h इज इक्वल टू 4i1 i2। ठीक है, ये आपने कंसिडर करना है। आगे गिवन है हमें थीटा 1 थीटा 2 दोनों ही 0 से 2 पाई जा रहे हैं, जैसे कि हमने अभी सोल्व भी किया था उसमें, कंप्लीट एक पूरा हमारे पास रिवोल्यूशन। नेक्स्ट i1 अपॉन i2 का वैल्यू हाफ के इक्वल है, तो ये वैल्यू हाफ के इक्वल है। सो नेक्स्ट ये कहा गया कि थीटा 1 थीटा 2 प्लेन के अंदर जो ट्रेजेक्टरीज हमारे पास बनाई गई उनमें से पॉसिबल प्लॉट्स कौन कौन से होंगे। देखो एक बात बताइए, थीटा 1 थीटा 2 का जो प्लॉट होगा तो उसमें जो हमारे पास स्लोप है, ठीक है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना इजीली, बिकॉज हमें ओमेगा रिलेट करना आता है थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में, और ओमेगा हमने सोल्व किया भी था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, देखो इस चीज को हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि न्यू 1, ठीक है, न्यू 1, क्योंकि इसमें 2 है ना एक्शन एंगल वेरिएबल, इसलिए न्यू 1 पहली वाली फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, दैट इज ओमेगा 1 अपॉन 2 पाई, एंड ओमेगा 1 हम जानते हैं थीटा 1 डॉट अपॉन 2 पाई। ओके, और ये जो वैल्यू आती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी की, वो हैमिल्टोनियन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल एच अपॉन डेल i1। ठीक है, और i1 के रेस्पेक्ट में अगर आप हैमिल्टोनियन का डेरिवेटिव लेंगे तो 4i2 आ जाएगा, तो दिस इज 4i2। तो यहां से इक्वेशन नंबर 1 बना है। ऐसे ही ना आप इक्वेशन नंबर 2 बना करके दोनों को डिवाइड करेंगे, सो थीटा 1 डॉट अपॉन थीटा 2 डॉट आ जाएगा, तो वो डिनोट करेगा किस चीज को, वो डिनोट करेगा हमारे पास में स्लोप ऑफ दीज कर्व्स। ओके, तो इसी तरीके से न्यू 2 फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा 2 अपॉन 2 पाई,
दैट इज थीटा 2 डॉट अपॉन 2 पाई एंड द वैल्यू इज डेल एच अपॉन डेल I2, तो ये आ जाएगा 4I1. लेट अस कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 2. डिवाइड करेंगे दोनों को तो हमारे पास आएगा थीटा 1 डॉट अपॉन थीटा 2 डॉट इज इक्वल टू, ठीक है, 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो गया, सो I2 अपॉन I1. ये आपके पास आ गया. ओके, एंड देन वी हैव दिस इज डी थीटा 1 अपॉन dt और ये डी थीटा 2 अपॉन dt. सो dt कैंसिल आउट हो जाएगा, सो डी थीटा 1 अपॉन डी थीटा 2. ठीक है, आप ग्राफ देख लेते हैं कैसा है. ग्राफ हमारे पास है थीटा 2 वर्सेस थीटा 1. ठीक है, तो अगर हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप के लिए आपको रिवर्स लेना पड़ेगा. सो डी थीटा 2 अपॉन डी थीटा 1. नाउ दिस रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द कर्व्स जो आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू, इसका रिवर्स हमने लिया है, सो I1 अपॉन I2 हो जाएगा. और I1 अपॉन I2 ये आपको गिवन है, और देखो ये आपको गिवन है हाफ के इक्वल, सो दिस इज हाफ. ठीक है, तो स्लोप हाफ के इक्वल है. अब आपको ऐसे ऑप्शंस चूज करने हैं इन सभी प्लॉट्स में से जिनके अंदर स्लोप जो है कर्व का वो कितना हो, हाफ के इक्वल. ठीक है, अब ये आप खुद से भी कर सकते हैं. देखो स्लोप्स है ना, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन में आप स्लोप अगर चेक करेंगे, सो दैट इज यहां से हमारे पास हो जाएगा बेसिकली दिस इज 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 2, 2 पाई माइनस का 3 पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय, और यहां से आपके पास रहेगा डिनोमिनेटर में 2 पाई. ठीक है, सो इस रिजल्ट को अगर हम सोल्व करते हैं तो मेरे पास आएगा यहां से 1 अपॉन में 2. तो ये राइट है. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है. तो ये मैंने कैलकुलेट किया है dy बाई डी एक्स, और इसलिए डी थीटा 2 बाई डी थीटा 1. ठीक है, कोई भी आप स्ट्रेट लाइन पकड़ लीजिए जिसमें आपको इनिशियल फाइनल पॉइंट्स अगर पता है तो आप इजीली जो है स्लोप्स कैलकुलेट कर सकते हैं और यहां से ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं. ठीक है, तो इनका जो भी आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. व्हाट इज द फाइनल आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. ए ऑप्शन तो राइट है, ये पक्की बात है. ठीक है, तो ये आप खुद से भी चेक कर लीजिएगा. तो होप आपको ये समझ में आ गए होंगे जो क्वेश्चन हमने किए हैं क्लासिकल मैकेनिक्स पर बेस्ड. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. थैंक यू.